हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनतर एग्जाम क्रैकर पर। आज मैं लेके आ रहा हूँ एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 से चैप्टर 1, जिसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, ठीक है। कौन सी सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें कहलाती हैं, कौन सी सरकारें गैर लोकतांत्रिक कहलाती हैं। हमने देखा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला की क्या परिभाषा है, ठीक है। तो हमने इन सभी टॉपिक को कवर किया है। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों चाहिए, ठीक है। और लोकतंत्र के गुणों पे चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के खिलाफ दिए गए कुछ तर्क हैं और लोकतंत्र के पक्ष में दिए हुए कुछ तर्क हैं, तो हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में यहाँ तक देखा था कि परिभाषाओं का सारांश क्या है। मैंने इस हेडिंग को हमने कवर कर लिया था, तो हम देखते हैं आगे इसमें कहाँ। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है, कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है, ठीक है। अब आगे देखना है लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थितियाँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से करिए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा की सलाह पे काम करेंगे, मतलब कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करने, ठीक है। तो पहला का ये लास्ट है इसमें। फिर दूसरा है कि भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्त है, एक वोट और एक मोल है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका दूसरा है। फिर अगला है कि नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी थी। क्यों यहाँ रोक लगा दी, इसका क्या है कि नेपाल नरेश ने जब जमावड़ों और रैलियों पर रोक लगाया, तो यह क्या है, अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। रोक अधिकारों का सम्मान, तो ये दूसरे से मैच करेगा। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ क्या है, भंग करने का जो असंवैधानिक ठहराया था, ये क्या है, कानून का शासन है, ठीक है। यहाँ क्या है, कानून का शासन है, ठीक है। अब देखते हैं बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो जैसे किसी चुनाव के टाइम अगर किसी भी सरकार की जो सत्ता अगर रहेगी, तो अपने हिसाब से चुनाव कराएगा, अपने हिसाब से मनमानी करेगा, ठीक है। तो इसलिए उस समय किसी की सरकार ही नहीं रहती। तो ये क्या हुआ, जब किसी की सरकार नहीं रहेगी तो चुनाव क्या होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आएगा लास्ट में। देखिए मेंस में अक्सर करके ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और जितना अच्छे से आप उसका आंसर लिखेंगे, उतना ही प्रभावी नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। तो यहाँ पे फिर चर्चा की जा रही है। यहाँ पे चर्चा हुई है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। कहने का मतलब क्या, बच्चों से पूछ रही है मैडम कि तुम्हें लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन लगता है। तो इस पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले एक बार लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे हैं आपस में बच्चे। तो क्या इसमें बताया गया है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। योलांदा नाम का बच्चा कहता है हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक चाहते हैं, ठीक है। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। तो सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा कहा है, तो सिर्फ ये लोकतंत्र अच्छा अच्छा और इससे नहीं, अच्छा कहने से ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि हाँ लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है, ठीक है। क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है। तो तांगनी नाम की जो है बच्ची ये कहती है कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। कहने का मतलब जैसे कि हमने पीछे देखा था कक्षा चैप्टर में कि उसमें बताया गया था कि हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ़ इस आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हाँ, उसे बहुत नामी-गिरामी आदमी ने
कहा है, बहुत सारे लोग उसके लिए सही कह रहे हैं या उसे सही मानते हैं, ठीक है। तो तांगनी नाम की जो बच्ची है, योलांदा नाम की जो बच्चा है, इसके बातों पर जवाब देती है, ठीक है। तो इसने कहा उसे नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। तो जेनी कहती है, हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है, ठीक है। इसका कहना है कि लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है। तो आधी सदी से ज्यादा समय से तो लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी गरीबी है। तो रुबियांग बोलता है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? तो जेनी कहती है कि जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? तो ये कहने का मतलब है कि जो ये कह रही है वास्तव में सच है। आज के समय में राजनेता अपने आप में लड़ते रहते हैं, ठीक, उन्हें देश की परवाह नहीं है। कहने का मतलब है कि अराजकता फैली है, स्थिरता फैली हुई, भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी नेता हो, वो आपस में ही लड़ रहा है अपने चुनाव पे कुर्सी के लिए, वो आपस में ही लड़ता है और भ्रष्टाचार भी करता है, ठीक है। किसी को भी देश की परवाह नहीं है। तो आगे इसमें पाइमोन नाम का बच्चा कहता है कि तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, कि बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए, ठीक है। तो इसमें रोज बोलती है कि पता नहीं, पर मुझे लगता है। कहने का देखो यानी कि यहाँ पे जो धीरे धीरे करके सभी बच्चों ने अपने मन के विचारों को रखा, ठीक है। फिर रोज कहती है कि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, जैसे नेता की ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह न हो। रोज के कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है जिसे चुनाव, ना ही चुनाव की चिंता हो और ना ही संसद की उसको परवाह हो, ठीक है। तो एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए, ठीक है। ये रोज जैसे हिटलर करता था, हिटलर सेम उसकी तरह ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे चुनाव में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों, ठीक है। ये जैसे हिटलर करता था, ये हिटलर की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे है कि सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे, ठीक है। तो कोई पीछे से चिल्लाया और कहता है इसी को तानाशाही कहते हैं। और वास्तव में यही तानाशाही है कि अगर एक इंसान के हाथ में शक्तियां होंगी तो वह तानाशाही पे उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास सर जब किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगी, वो जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तो दो ही नाम की बच्ची कहती है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? तो रोज कहती है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। तो दो ही कहती है यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए, ठीक है। तो जरा सोचो, तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सभी ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं, ठीक है। ये मतलब तानाशाहों के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि हाँ सबसे ज्यादा भ्रष्ट और क्रूर नेता वही होते हैं। तो सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। कहने का मतलब कि उसमें कोई लोग उसको सत्ता से हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई चुनने की तो प्रक्रिया है नहीं कि हाँ आप उसको उनको चुने हैं और फिर आपके पास शक्तियाँ हैं कि आप लोग मिलके उसको हटा दें, क्योंकि वह खुद फैसले करता है, ठीक है, उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता है। तो आगे मैडम कहती है कि मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी, ठीक है। तो जब फिर मैडम आई तो इन सभी चर्चाओं को दिलचस्पी से सुन रही थी, और अब उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया और बोली मैम कि तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर खुशी हुई, ठीक है। मतलब कि इसमें मालूम नहीं है कौन सही कौन गलत है, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बुरा लगता।
क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? क्या है लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? मैडम ये कहती है। फिर आगे आया कि हाँ, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। तो आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कि हाँ, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो इसमें देखते हैं कि इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ हुए अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं, जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। पहला तर्क आप इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क के पॉइंट 1 करके इसको लिखिए कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, ये सही है। लोकतंत्र के खिलाफ जो ये तर्क दिया गया है एकदम सही है, क्योंकि इसमें नेता बदलने के कारण अस्थिरता पैदा हो जाती है। ठीक है। अब आगे दूसरा पॉइंट है कि ये भी नोट कर लीजिए कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल नहीं है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब ये जो लोकतांत्रिक यहाँ कोई अब इसमें नैतिकता नहीं रह गई है। ठीक। तो इसमें अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस करने और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। हाँ, जैसे इसमें काफ़ी, जैसे किसी भी फैसला, कोई भी फैसला करना है तो उसमें काफ़ी लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, उस पे बहस होता है। उसके बाद कोई फैसला जो है सुनाया जाता है, तो अक्सर करके हर फैसले में देरी हो जाती है। अगला है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है। ठीक, अब ये भी पॉइंट करके नोट करते चले जाइएगा, ये भी सारे पॉइंट नोट करने हैं। तो चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं चलता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ठीक है। फिर लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि चुनावी प्रक्रिया में कितना खर्चा आता है। ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्र की जो यह प्रक्रिया है, ये बहुत खर्चीली है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो इसमें प्रक्रिया जो है खर्चीली है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। तो सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर आगे कि क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? ठीक है। तो इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? ठीक है। तो इनमें से किसी तर्क से आप सहमत हैं? ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं कि क्या है कि आगे इसमें बताया गया है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी है। ठीक है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। ठीक है। तो इससे इस बात की गारंटी हो जाती है, इससे नहीं होती है। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी-जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। ठीक है। तो इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं, वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? तो इसमें देखते हैं, इसमें सभी बच्चों ने अपना-अपना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे करके सभी बच्चों ने अपने मन के विचारों को यहाँ प्रकट किया और इस पे चर्चा जताई। ठीक है? उस पे बहस किया। तो अब देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब लोकतंत्र के पक्ष में कौन-कौन सी तर्क हैं। ठीक है? तो इसमें बताया गया है कि चीन में मतलब 1958 से 61 के दौरान जो है एक बहुत विश्व ऐतिहासिक अकाल पड़ा था। ठीक है? यह अकाल जो है चीन और भारत में पड़ा था। ठीक है? तो इसमें वही दिया गया है कि चीन में 58 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। ठीक है। इसमें लगभग 3 करोड़ जो चीनी लोग हैं भूखे भूख से मर गए थे। ठीक है। तो उन दिनों भारत की जो आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ जो अर्थशास्त्रियों का मानना था कि दोनों देशों की जो सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। ठीक है। क्योंकि भारत में क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले पे विशेष काम किया था। ठीक है। और ये जो
खास सुरक्षा के मामले में विशेष काम किया था और चीनी सरकार ने यह करना जरूरी नहीं समझा था। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने खास सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसे करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। और अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। ठीक है, अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है, तो आप इसमें पॉइंट 1 करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको नोट करके लिखिए, यहाँ नोट करके लिखिए, नोट 1। ठीक है, देखिए कि यहाँ पे इस स्थिति नहीं आई, यहाँ तक लिखिए इसको। फिर इसको लिखने के बाद इसी का सब पॉइंट लिखिए यहाँ से कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से सरकार ने खास सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। ठीक है, यहाँ तक, जिस कारण से वहां पे इतना बड़ा अकाल पड़ा और 3 करोड़ लोग जो है भूख से मारे गए। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसी का जो है दूसरा सब पॉइंट है, वो लिखिए कि अगर यहाँ से सब पॉइंट करके लिखिए, इसी पहले का सब पॉइंट, नोट के पहले का ये सब पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट ये हो गया, ये पहला सब पॉइंट हो गया। दूसरा सब पॉइंट कि अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता, विपक्षी दल होता। ठीक है, तो ये सारा करके यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है, क्योंकि ये जो लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लोगों के हितों की बात की जाती है। ठीक है, और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकार में तो लोगों के हितों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो दूसरी अन्य प्रणाली से बेहतर है, और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देती है। और कहने का ये मतलब कि ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ठीक है, वो सरकार पे डिपेंड है। फिर आगे है कि और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं वो लोगों के हितों को ध्यान दे या ना दे, वो सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती है तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सरकार की जो इच्छा करे वो उस हिसाब से अपना काम करता है। ठीक, उसमें लोगों की इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है कि लोगों उसको उनको कैंडिडेट को जो है बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लोकतंत्र में लोगों के जो जरूरतों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के हितों का ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो फिर वही बताया गया है, आप यहाँ पॉइंट 2 करके नोट कर लीजिए। पॉइंट 2 कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यहाँ शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक है, तो कहने का वही मतलब है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ये दूसरों से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें जवाबदेही है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पे चर्चा किया गया है, तो जिसमें फिर बताया गया कि इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ठीक है, और फिर लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ये लोकतंत्र के पक्ष में सारे तर्क दिए गए हैं। तो ठीक है, तो आप इसको पॉइंट 3 करके नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर और बताया गया है आगे कि ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है, तो ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है, ठीक है, जो लोकतंत्र इस समस्या को लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। पॉइंट चौथा कर 4 करके यहाँ से नोट कर लीजिए कि लोकतंत्र इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसमें बताया गया है कि
बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, ठीक है? तो इसमें आप देखिए कि साबित करते हैं अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है, ठीक है? लोकतंत्र के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हम बता रहे हैं लोकतंत्र के पक्ष में, ठीक है? इसमें 5वां पॉइंट करके नोट करिए यहाँ से कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है, तो हर एक कैंडिडेट को जो है हर एक इंसान के पास जाना पड़ता है, चाहे हाँ, कुछ ही समय के लिए जाए, वो वोट लेने जाए, हर एक इंसान के पास जाना पड़ता है, पैर पकड़ने पड़ते हैं, तो ये नागरिकों का सम्मान तो बढ़ाता है। जो नागरिक हो, गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, नेताओं को जो है नेता जो हैं, उनको उनके पैरों तले गिरना ही पड़ता है, ठीक है? तो ये नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े-लिखे लोगों को प्राप्त है, ठीक है? कहने का यही मतलब है कि जो भी हमने बात की कि अनपढ़ हो या गरीब हो या अमीर हो, ठीक है? नेताओं को जो है सबके पास जाना पड़ता है, गरीब हो या अमीर हो, उनके पैर भी छूने पड़ते हैं, ठीक है? तो लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं, ठीक है? अगर वे गलतियाँ करते हैं, तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हाँ, कि अपने जो चुनाव जिसका कर रहे हैं, अगर वो खुद ही गलती कर रहे हैं, तो वो उसका कारण वही है। तो सोच समझ के ही अपना जो है मत देना चाहिए, ठीक है? तो लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि इसमें बताया गया कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, ठीक है? कहने का मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, ठीक है? कहने का मतलब इसमें अवसर भी मिलता है अपनी गलतियों को ठीक करने का क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नेता सिर्फ़ 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं उनको। जैसा कि हमने ऊपर देखा भी है, ठीक है? तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती है, ठीक है? किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है, ठीक है? कि हाँ, लोकतंत्र में गलती ही नहीं होगी। तो इस बात पर कोई भी सरकार गारंटी नहीं दे सकती है। क्योंकि जो इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता, ठीक है? हाँ, इसमें गलतियाँ होती हैं लेकिन गलतियों को ज़्यादा टाइम तक छिपा नहीं सकते क्योंकि गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की जाती है, ठीक है? लोकतंत्र में अगर किसी प्रकार की गलती है तो उसपे सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश है, ठीक है? क्योंकि लोकतंत्र में ये होता है। और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है, ठीक है? इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले, ठीक है? या फिर शासक समूह को ही बदला जा सकता है, ठीक है? कहने का मतलब यही है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या तो शासक समूह को ही बदल दिया जाता है, ठीक है? तो वही बताया गया है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जाता है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकारों में एक ऐसी सरकार तो आना चाहिए, सीधी-सी बात है, इसमें सरकार का अधिकार सरकार की सत्ता होती है, सरकार जो चाहती है वो करती है, ठीक? इसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो वही इसमें बताया गया है कि अब इस चर्चा को समेटें, लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता है और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है, ठीक है? जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह सबसे ये मतलब यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है? और इसमें अलग-अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ-साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है, तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है, ठीक है? और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है, जैसा कि हमने ऊपर बात किया है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, ठीक है? तो इसमें दिया गया है कि कार्टून की हम मतदाता बहुत नाराज़ हैं, हम और सहन नहीं करेंगे। अब इसमें दिया गया है कि ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, ठीक है? वही कि हमारा धन हड़प लिया है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? फिर इसमें वही बताया गया है कि लोकतांत्रिक देश के जो दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छिड़ी। कहने का मतलब जो जो देश लोकतांत्रिक देश है ना, वो पहले लड़ाई नहीं करता है, ठीक है? जो देश गैर लोकतांत्रिक है, वो लड़ाई की जिज्ञासा रखता है, ठीक है? लोकतांत्रिक देश पहले लड़ाई नहीं छेड़ता है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है? जैसे 2 लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तो आपस में जल्दी लड़ाई नहीं होती है उनकी, ठीक है? लड़ाई होने की संभावना तब होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार हो, ठीक है? पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि
यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं कि लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है। ठीक है, बड़े शब्दों में क्या अर्थ है, तो इसको देखते हैं कि इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक समिति और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। ठीक है, तो हम इसमें नोट करके लिख लेंगे कि यहाँ से इसमें हेडिंग डालिए कि लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए पॉइंट 1 करके कि हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ तक इसको पॉइंट 1 करके लिख लीजिएगा। फिर आगे कि हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। ठीक है, कहने का मतलब जाहिर सी बात है, आप जिसको चुन के भेजेंगे तो वही आपके फैसले लेगा, वही आपके हितों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले और सुनाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हित में फैसले लेने का अधिकार उसी को हो, क्योंकि आप सभी ने उसको चुन के वहां तक भेजा है ताकि वो आपके हितों का फैसले ले सके। ठीक है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। ठीक है, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ठीक, यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका पॉइंट 1 का यहाँ से सब पॉइंट लिख लीजिएगा, सब पॉइंट करके पहला सब पॉइंट ये। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और ये दूसरा सब पॉइंट, यहाँ दूसरा सब पॉइंट लिख लीजिए कि अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय या इच्छा, योग्यता और कौशल नहीं होता है। ठीक, जिसमें लिख लीजिएगा इतना। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया गया है कि इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। ठीक है, तो इसमें आगे करके सिर्फ चर्चा किया गया है, इसमें अब आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें बस आगे चर्चाएं हुई हैं, जिसको आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बाकी वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कार्टून को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अगर एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी जो है वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओनली 10 रुपीज़ में। ठीक है, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।